हेलो बच्चों, ये क्लास 8th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट है। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं या उनका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन का मीन्स है कि हम कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम बेटर क्रॉप्स को उगा सकते हैं और उनका रख रखाव, उनका स्टोरेज, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हम जान लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन और उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। सॉइल प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे हम लोग। सोइंग, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको वीड्स से, हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन इसमें रीडिंग करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा फिर बाद में हम उसको अलग से वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता जा रहा हूँ और उसके बाद में इसका आपको मीनिंग जो होगा वो मैं समझाता चलूँगा। तो आप लोग को क्या करना है कि इसके नोट्स बनाते हुए चलना है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है पहली एंड बूझो। पहली एंड बूझो दो कैरेक्टर्स हैं आपके जो इस चैप्टर में एंटायर बुक में आपके चलते रहेंगे, जिनके थ्रू हम डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो पहली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉल, प्लॉ एक्सेट्रा इन द फील्ड। आप लोग सब लोग अपने गांव गए होंगे, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे खेत होते हैं और उन खेतों में कुछ फार्मर्स फार्मिंग करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे पहेली और बूझो जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने गांव जाते हैं, अपने अंकल के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे वो लोग कुछ टूल्स देखते हैं जिनमें कि उन्होंने खुरपी देखा है, सिकल देखा है, शॉल, प्लॉ, इन सबको आप लोगों ने देखा है। आप लोग इसको गूगल भी कर लीजिएगा। वैसे बाकी बहुत ही इजी सी चीज़ें हैं ये, इनको आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो उनके माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि इन टूल्स का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे उनके जो अंकल होते हैं वो उनको समझाते हैं कि इन टूल्स का जो यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर पर्पस से किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट फ्रॉम देयर फूड। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों है। तो हम लोग इससे पहले पिछली क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि द फूड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द बॉडी रिक्वायरमेंट्स। हम लोग कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो यहाँ पे और वो फूड आएगा कहाँ से, वो आएगा एग्रीकल्चर से आएगा। तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर एक बहुत ही वास्ट टर्म है जिसका मतलब होता है, एक सिंपल, हम अगर इसको सिंपल शब्दों में बात करें तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। और उस फार्मिंग में केवल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं आता है, इसके अलावा रियरिंग ऑफ एनिमल्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स आएंगे इसके बीच में से आप लोग को नहीं पता होगा कि कल्टीवेशन क्या होता है, रियरिंग क्या होता है। तो ये सब हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम आते हैं यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे आते हैं तो एक हेडिंग पड़ी हुई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर का मतलब समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। सो एग्रीकल्चर इज व्हाट? एग्रीकल्चर इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। मतलब कि हम क्या करते हैं, इसमें फार्मिंग करते हैं, वो चाहे हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हो। कल्टीवेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उगाना, कल्टीवेट करना। तो अब एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, क्रॉप्स आ गया है। तो क्रॉप्स क्या होता है? व्हेन plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale, it is called as a crop। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में और इस डेफिनेशन को हमें नोट डाउन भी करना है कि क्रॉप होता क्या है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जब प्लांट्स को हम क्या करते हैं, सेम काइंड के प्लांट्स को हम कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। तो जैसे मान लिया आपके यहाँ गार्डन में आपने कोई एक प्लांट लगाया, लेकिन आप उसको, एक प्लांट है, तो जब हम एक प्लांट को लगाते हैं तो हम उसको क्रॉप नहीं बोल सकते हैं। जब सेम प्लांट, एक ही जैसा प्लांट एक लार्ज स्केल में कॉमर्शियली जब हम उसको कल्टीवेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। तो अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि क्रॉप क्या होता है। तो आप लोग जब गांव जाते होगे देखते होगे वहाँ पे खेतों में, एक खेत में एक जैसी फसल होती है। तो वहाँ पे चाहे वो वीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो पैडी हो, चाहे वो टोमेटो हो, या मतलब डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स को हम ग्रो करते हैं, पल्सेस को ग्रो करते हैं। तो ये सारी हमारी
क्रॉप्स होती हैं। तो आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ द वीट मीन्स दैट ऑल द ग्रीन प्लांट्स इन अ फील्ड आर द टॉप वीट। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो वीट होता है, वीट के जो सेम प्लांट्स होते हैं एक लार्ज एरिया में जो उगाए जाते हैं, हम उनको क्रॉप बोलते हैं। You already know that the crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. अब जब हम आगे इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इनको क्लासीफाई करने के लिए हम सीज़न वाइज इनको क्लासीफाई करते हैं कि डिफरेंट सीज़न में जो क्रॉप्स आती हैं उनको हम अलग अलग तरीके से उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ कई तरीके के सीज़न होते हैं और उन सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब आती हैं। तो बोला है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हम लोग जानते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे अगर हम चाहें नॉर्थ में जाएँ तो हमें अलग टाइप का क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है, अगर हम साउथ में जाएँ तो अलग टाइप का क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है, वेस्ट में जाएँ तो अलग टाइप का है, ईस्ट में जाएँ तो अलग टाइप का है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट किस चीज़ पे वैरी करता है, तो ये सब टेम्परेचर पे ही होता है, ह्यूमिडिटी पे होता है, रेनफॉल पे होता है, जो वैरी करता है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। मतलब कि जो एयर है, एयर में वाटर का कितना कंटेंट है, हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रेनफॉल जो बारिश होती है उसको हम बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं, लिखा है अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. तो अगर हम बहुत ही ब्रॉडली अगर क्रॉप्स को क्लासीफाई करें तो हमारे यहाँ दो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्रॉप्स को क्लासीफाई करते हैं। तो जो पहला है वो है हमारा खरीफ क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो खरीफ क्रॉप है हमारा the crops which are grown in the rainy season are called as kharif crop. The rainy season in the India is generally from June to September. एंड जो क्रॉप्स है इसमें आती हैं पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है एंड कॉटन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस मंथ के ड्यूरेशन में जो हम इनको क्रॉप इनको उगाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। तो ये क्रॉप्स का जो सीज़न है वो स्टार्ट होता है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में होने वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं हम उनको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें जून से सितंबर के बीच में जितनी भी क्रॉप्स आती हैं हम उनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, जिसमें पैडी हो गया, मेज़ हो गया। पैडी मतलब ये जो धान की खेती की जाती है उसको बोले मेज़, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया। तो ये सारी चीज़ें खरीफ क्रॉप में आती हैं। उसके बाद में आता है रबी क्रॉप्स आता है। तो रबी क्रॉप्स में क्या है, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम उगाते हैं विंटर सीजन में, जैसे कि अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में जितनी भी क्रॉप्स को उगाया जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं, आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। एग्जांपल्स ऑफ द रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। तो आपको इनको याद रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि खरीफ और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, किस मंथ में उगाई जाती है, उनके कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो ये आपको इनको एटलीस्ट आपको इनके 3 तो क्रॉप्स आपको याद करनी है और इनको किस सीज़न में उगाया जाता है ये भी आपको याद करना है। तो अब इनको याद करने का तरीका है, आप लोग भूल जाएंगे कि कहाँ से कैसे इनको याद करें कि हमें ये चीज़ लर्न रहे। तो आप बस एक बेसिक सा माइंड में रखिए कि देखिए कि विंटर के सीज़न में आपके घर में कौन कौन सी सब्जी आती है, और गांव अगर आप जाते हो तो देखते हो वहाँ पे कौन कौन सी खेतों में लगे थे। तो इसको थोड़ा सा माइंड में आप परसेप्ट करके आप उसको याद कर सकते हो। उसके बाद में जब हम बात करते हैं आगे, तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं, अगर आप अपने घर में भी प्लांट्स को उगाते हैं तो आप लोग देखते हो कि कैसे हम उसको, हमें क्या क्या करना होता है उसके पहले, किसी भी प्लांट को बेटर हम उसको उगाने के लिए हम उसके लिए क्या क्या करते हैं। तो बोल रहा है कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो क्रॉप होता है, क्रॉप्स को उगाने के लिए उगाने से पहले, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के पहले हम कुछ चीज़ों को करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है जो हम देखते होंगे, जो सजावट के लिए जो हम पेड़ों को लगाते हैं हम उनको ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं। जैसे कि आपका जैसे मनी प्लांट हो गया या फिर ब्रायोफाइलम हो गया, या फिर बहुत सारे हम जो अपने घरों में गमलों में लगाते हैं उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि जितनी भी चीज़ों को हम लोग करते हैं, किसी भी प्लांट को उगाने से पहले जो हम परफॉर्म करते हैं, जितनी भी चीज़ों को हम उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। और इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हमारी हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds,
हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सारी क्या है आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। सॉइल में उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें उसके लिए पहले क्या करना होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि इसमें सॉइल एसिडिक नहीं होनी चाहिए। अगर एसिडिक होगा तो उसमें प्लांट उगेगा नहीं। सोइंग, उसके बाद में हम बीजों को कैसे डालते हैं। अगर आप एक जगह बहुत सारे बीज को डाल दोगे, सीड्स को डाल दोगे, तो वो उनके बीच में एक कंपटीशन हो जाएगा, वो उग नहीं पाएंगे प्रॉपर, उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए ये सारी बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, अभी ये हम लोग बस मैं इसका एक ब्रीफ व्यू दे रहा हूँ, अभी आगे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैन्योर क्या होता है, जो हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, जैसे काउ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, या इसके अलावा जो हमारा पेड़ पौधों का जो भी होता है एक्सक्रीटा होता है, जो हम उनकी पत्तियाँ हो गया, या फिर जो पील्स होते हैं हमारे घर में निकलते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनको हम केमिकली तैयार करते हैं, जिनमें हम लोग पोटैश और जो सोडियम और ये नाइट्रोजन जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग मिलके तैयार करते हैं, इसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। ये केमिकली होते हैं, इनको भी बेटर क्रॉप के लिए, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद में इरिगेशन होता है। इरिगेशन का मतलब सिंचाई। अब भाई क्रॉप को उगा दिया है तो उसके लिए उसमें उसको सिंचाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलेगा तो वो लोग अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में लिखा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब यहाँ पे ये जो वीड्स लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि वीड क्या होता है। जब भी देखते होगे आप, अगर किसी भी चीज़ की आप अगर क्रॉप को, किसी भी पेड़ को लगाते हो तो देखते होगे उसके आसपास में जो अनवांटेड जो प्लांट्स उगाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन बिसाइड द एनी प्लांट, और इनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। इनको क्यों प्रोटेक्ट करना होता है वीड से, क्योंकि भाई अगर कोई अगर घास या कोई भी और भी कोई प्लांट अगर उसके बगल में उग रहा है तो देयर वुड बी अ कंपटीशन बिटवीन बोथ द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। इसलिए उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा ताकि जो डिज़ायरेबल प्लांट है जिसको आप उगाना चाहते हो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, प्रॉपर सनलाइट मिल सके। उसके बाद में आता है हार्वेस्टिंग। आता है हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, जब फसल जो क्रॉप होता है मैच्योर होने के बाद में जब तैयार हो जाती है तो उसको प्रॉपर हार्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको प्रॉपर टाइम में उसको आप हार्वेस्ट नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो खेत होगा, जो फील्ड होगा, उसी में वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। उसके बाद में अब ये सब कुछ करके ले आए प्रॉपर, फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है, उसका स्टोरेज करना होता है। स्टोरेज का मतलब उसको प्रॉपर, हमें उसको मॉइस्चर से बचाना है, हमें उसको रोडेंट से बचाना है, जो चूहे वगैरह होते हैं उनसे बचाना है, कीड़ों से बचाना है, तो इसके लिए भी हम लोग को ये करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी, ये क्या कहलाती हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। उसके बाद में जो अगर हम अब स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे सॉइल को। तो द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। कोई भी क्रॉप होता है उसको उगाने के पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हम उसको कैसे करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको लूज करते हैं। देखते हैं हम लोग कभी भी अगर किसी भी पेड़ को लगाते हैं तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, सॉइल को लूज करना पड़ता है। सॉइल को लूज क्यों किया जाता है, ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर उसकी रूट तक पहुंच सके, प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो हमारा एयर है उसकी रूट पे पहुंच सके, सनलाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहुंचाने के लिए सॉइल को क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द roots to breathe easily even they go deep into the soil. They does the loosening of the soil allow the roots to breathe easily. तो बोल रहा है कि ये क्यों होता है, तो मैं इसको बता चुका हूँ आपको कि ये प्रॉपर हम उसको, इसलिए हम उसको सॉइल को लूज करना पड़ता है कि जो उसकी रूट्स होती हैं वो डीप जा सकें, और जितना डीप जाएंगी उतना क्या होगा, जो वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा उसके लिए ईजी हो जाएगा। तो बोला द loosened soil help in the growth of the earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmers since they further turn and loosen the soil and adds humus to it. तो यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये फ्रेंड कैसे होते हैं फार्मर्स के। तो इनका क्या काम होता है, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं। सॉइल जो इनका जो एक्सक्रीटा होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। उसमें जो फसल होती है वो उसके लिए क्या होता है, उसमें जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में मैंने पढ़ाया होगा, शायद आप लोग को याद होगा।
तो वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने अर्थवॉर्म्स को ला के हम लोग मिट्टी में डालते थे, उसके बाद में उससे क्या करते थे, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी हम उसको क्या करते थे, इंक्रीज करते थे। तो उसके बाद में अच्छा, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ह्यूमस आपको पता होगा, जब हम लोगों ने सॉइल वाला चैप्टर पढ़ा था 7th क्लास में, तो वहाँ पे हम लोगों ने आप लोग को बताया था, मैंने बताया था आप लोग को कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस इज द डार्क डार्क जो आपका जो मैटर होता है सॉइल में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, पूरे न्यूट्रिशंस होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। तो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग organisms in addition. Dead plants and animals get decomposed by the soil organism. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plant, since only a few centimeters of the top layer of the soil support the plant growth. तो ये बेसिकली आपके सॉइल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारी जो सबसे ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है, जिसको हम ए ओरिजिन के नाम से भी जानते थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जो रूट्स होती हैं इनकी फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही जाती हैं, और इसी में उनको जितना भी जो न्यूट्रिशन होता है इनको, ये वहीं से उनको मिलता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि जो सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। तो जो ऊपर का ही जितना भी ऊपर का पार्ट होता है वही प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, इसीलिए हमें उसमें प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of the soil is a very important for the cultivation of crops. इसलिए जो लूजिंग ऑफ सॉइल होता है हमको उसको प्रॉपर क्या करना पड़ता है, उसकी लूजनिंग करनी पड़ती है। इसके बाद में देखा होगा आप लोगों ने, जब हम किसी भी क्रॉप को उगाते हैं उसके बाद भी हमें सॉइल को लूज करना पड़ता है, ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो एयर है और जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर है उसकी रूट्स तक पहुंच सके। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड और प्लॉइंग। तो इसी को, इस प्रोसेस को हम द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग of the soil is called the tiling और plowing। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइलिंग और प्लोइंग बोलते हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। द प्लोइंग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड द क्रम्स। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ईच एंड एवरी डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज अंडरलाइन ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे जो प्लो, आप लोग जानते होंगे, हल, जो हल होता है उसी को हम इंग्लिश में प्लो बोलते हैं। ये क्यों यूज़ होता है, सॉइल को लूज़ करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं फील्ड्स में। तो जब इसमें क्या होता है, जब हम उसको सॉइल को लूज़ कर रहे हो तो देखा होगा बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल अपीयर्स ऑन द फील्ड। तो बड़े बड़े जो मतलब कि बड़े बड़े जो ढीले होते हैं मिट्टी के, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। इसके बाद में जब हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम लोग सॉइल को लूज़ कर लेते हैं, जो खेत होता है उसकी जुताई कर लेते हैं, उसके बाद में उसको प्रॉपर लेवल करना ज़रूरी होता है। प्रॉपर लेवलिंग, वाई द प्रॉपर लेवलिंग इज़ नेसेसरी फॉर द क्रॉप, बिकॉज इफ यू विल नॉट लेवल द फील्ड then irrigation will not perform at a very regular manner। क्योंकि अगर मान लिया कि जो सॉइल होगा वो बराबर नहीं होगा, तो जो इरिगेशन होगा वो इरिगेशन एक प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। कहीं पे पानी पहुंच पाएगा, कहीं पे पानी नहीं पहुंच पाएगा, कहीं पे जो सीड्स होंगे वो अच्छे से मतलब कि पहुंच पाएंगे और कहीं पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये प्रॉपर, इसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको लेवल करना होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो लेवलिंग कैसे होता है, जब हम प्लॉइंग कर लेते हैं उसके बाद एक लेवलर होता है। आपका काम है, ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, लेवलर हो गया या प्लो हो गया, आप लोग इसको गूगल करोगे, गूगल पे देखोगे इसको। तो लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग कैसे किया जाता है, तो लेवलर की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद द सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्टेड बिफोर सोइंग। उसके बाद में बताया जा रहा है कि जो मैन्योर होता है, हम लोग क्या करते हैं कभी कभार, जो प्लोइंग के पहले हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर को ऐड करते हैं। देखिए मैन्योर जो वर्ड आ रहा है, ये इसको मैं बता चुका हूँ पहले कि मैन्योर क्या होता है।
जो हमारा जो एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, जैसे काऊ हो गया या फिर बफेलो हो गया, जो इसका एक्सक्रीटा होता है, जो डंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैन्योर बोलते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल वेस्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप। इट इज़ यूज्ड इन द फील्ड फॉर एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ताकि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से उनको उगाया जा सके। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर। तो इनको क्या करते हैं, जो जुताई होती है खेत की, जुताई से पहले हम इसको यूज़ करते हैं खेतों में, ताकि उसके साथ अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। और जब मिक्सिंग हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगा, जो उसकी फर्टिलिटी होगा, उसको क्या कर देगा, ये एनहेंस कर देगा। द सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर द सोइंग। और उसके बाद में क्या होता है, जब इसकी हम प्रॉपर लेवलिंग कर लेते हैं, उसके बाद में उसको हम उसको क्या करते हैं, हमें मॉइस्ट भी करना पड़ता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी भी हमें डालना पड़ता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। ये मॉइस्टिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो सीड्स होते हैं, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मॉइस्ट नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। उसके बाद में आते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स का मतलब जितने भी आप कह सकते हो कि जो हमारे इसमें जो आपके जो ये प्लो हो गया, जो लेवलर हो गया, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। ये एक तरीके के अपरेटस होते हैं जो यूज़ होते हैं फॉर द सोइंग ऑफ द क्रॉप्स, फॉर द लेवलिंग ऑफ द फील्ड। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स। तो बोल रहा है जो बड़े बड़े जो क्रैम्प्स होते हैं, जो क्रम्स होते हैं, जो बड़े बड़े मिट्टी के जो ढीले होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए हम अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर द पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो टूल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। द मेन टूल्स द मेन टूल्स यूज्ड फॉर द पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। ये वैसे एग्ज़ाम में इसका डायग्राम नहीं आता है, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क में इसके बारे में पूछा जाए कि जो टूल्स होते हैं, जो यूज़ होते हैं सॉइल को ब्रेक करने के लिए, उनको उनके आप नाम बताइए, या फिर कुछ ऐसे आपके पूछा जा सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखना है कि प्लो हो गया, होय हो गया, और कल्टीवेटर हो गया, इनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं एक एक करके हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम पढ़ेंगे इसको। तो आता है प्लो, आता है द प्लो में हम देखते हैं लिखा हुआ है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो बोल रहा है कि जो प्लो होते हैं, ये बहुत ही पुराने समय से इनको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द टाइलिंग ऑफ द सॉइल एंड एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स। तो इनको हम लोग बहुत ही पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस होती जा रही है, इसलिए अब हम इन लोगों को बहुत कम देख पाते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही पुराने समय से यूज़ हो रहे हैं। अभी भी अगर आप गांव में जाओगे तो गांव में देखोगे जाके, जो एंशियंट जो फार्मर्स हैं, जो भी पुराने लोग हैं, वो लोग इसी का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये वुडन का होता है, या फिर क्या होता है कि जो आयरन होता है, आयरन का बना हुआ एक शार्प टूल होता है, जो कि फिट किया जाता है एक एक वुड के ऊपर, और उससे से क्या किया जाता है, इसको बैलों के जरिए इसको खींचा जाता है, जिसको हल बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, कैरी आउट होता है, हॉर्सेस से भी होता है, कैमल से भी होता है, डिपेंड करता है वहाँ पे कौन से जो तुम्हारे एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप एंड iron strip called the plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लो। ये आप इसको यहाँ तक अंडरलाइन कर लो जहाँ तक मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन कर लो। बोला इट इज कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड अ प्लोशियर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। तो देखो होगा जब आप इसको देखोगे, इसका आपका डायग्राम भी बना हुआ है इसका, जिसमें देखिए ये जो बड़ा सा लंबा सा जो आपको डंडा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट बोलते हैं।
इसके अलावा जो नीचे लगा हुआ है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लो शेल। और देख रहे हैं जो आप यहाँ पे वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या होता है कि आयरन का एक, आप कह सकते हो, शार्प टूल होता है जो लगा होता है। इससे इससे क्या होता है कि प्रॉपर जो टाइलिंग होती है क्रॉप की वो की जाती है। उसके बाद में आ रहा है द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउडेज। अब बोल रहा है कि जो इंडिजीनियस, जो बहुत ही पुराने जो वुडन प्लाउज थे, उनको अब रिप्लेस किया जा रहा है आयरन प्लाउज के थ्रू इस समय। तो देखिए जो क्या हुआ कि जैसे मान लिया पहले पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, तो पॉपुलेशन कम थी तो इसलिए जो क्रॉप के प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं किया जाता था, या फिर लोग बहुत लिमिटेड करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती जा रही है, तो उसके हिसाब से जो प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो अब जो ट्रेडिशनल जो आपके जो टूल्स थे उनको यूज़ करना धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत ही कम होता जा रहा है, और उसकी जगह पे जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद में आता है, बोला it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of the iron is fixed to one of its end and work like a blade. It is pulled by the animals. तो यहाँ पे ये जो हो होता है, ये क्या होता है, एक सिंपल, ये भी एक सिंपल टूल है। बेसिकली ये भी हल के जैसे ही होता है, बट इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है फॉर द रिमूविंग ऑफ द वीड्स एंड यूज फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो रिमूविंग ऑफ वीड्स, वीड्स क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। वीड्स क्या होता है, द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन बिसाइड द प्लांट विच यू आर क्रॉपिंग इन द फील्ड इज कॉल्ड एज वीड्स। तो इनको रिमूव करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड ऑन वन ऑफ इट्स एंड। तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही शार्प जो ब्लेड होती है उसको, एक ब्लंट ब्लेड होती है उसको फिट किया जाता है एक वुड के ऊपर, एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। और उसके बाद में इसको यूज़ किया जाता है, पुल्ड किया जाता है एनिमल्स के थ्रू में। तो ये यूज़ किया जाता है फॉर द रिमूव ऑफ वीड्स। उसके बाद में आता है कल्टीवेटर आता है। आज के ज़माने का जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जो आपको बेसिकली दिख जाता है, वो होता है कल्टीवेटर होता है। नाउ डेज प्लॉइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्रिवन बाय कल्टीवेटर। तो आजकल आप लोग देखते हो जो खेतों में जो जितना भी प्लॉइंग वगैरह होता है वो ट्रैक्टर के थ्रू ही होता है। और यहाँ पे जो कल्टीवेटर होता है उसको फिट कर दिया जाता है और उसके थ्रू किया जाता है। तो बोला नाउ डेज प्लॉइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ द कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। तो बहुत ही आसानी से इसमें क्या होता है, एक ही इंसान बहुत ही मतलब कम समय में पूरे बहुत ज़्यादा एरिया को क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, इसलिए इसको कल्टीवेटर को यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद में आता है सोइंग। सोइंग क्या होता है कि जो सीड्स होता है, सीड्स का डिस्पर्सल कैसे किया जाता है, फार्मर्स उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है और प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो बोला सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। बोल रहा है कि जो सोइंग होता है, सोइंग मतलब कि जो बीज होते हैं, बीजों को बोने के लिए प्रॉपर गुड क्वालिटी और क्लीन और हेल्दी सीड्स का सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो प्रॉपर गुड हेल्थ गुड कंडीशन में नहीं होंगे तो वो उगेंगे नहीं, जर्मिनेट नहीं होंगे, जिससे क्या हो जाएगी कि जो क्रॉप होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं उन्हीं सीड्स का सिलेक्शन करते हैं जो हाई यील्ड देते हैं, ज़्यादा पैदावार होती है जिनकी, वो उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। तो जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोला है कि तो देखा होगा आप लोगों ने कि बेसिकली क्या होता है गांव में या फिर शहरों में भी, जो गवर्नमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे शॉप्स होती है जहाँ पे गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है, जिन पे बहुत रिसर्च होके आता है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ताकि बेटर यील्ड हो सके। तो बोल रहा है कि यहाँ पे दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि जो सीड्स होते हैं, सीड्स को पानी में क्या करते हैं, भिगो देते हैं। उसमें देखते हैं कि जो सीड्स क्या होते हैं ऊपर आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो उतने अच्छे नहीं होते या फिर वो जल्दी जर्मिनेट नहीं करते, इसलिए हम उनको अलग कर देते हैं और बाकी जो बचते हैं उनको हम बोते हैं। तो बोल रहा है कि दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर द सोइंग टूल्स आर ट्रेडिशनल टूल।
तो ट्रेडिशनल टूल क्या होते हैं? ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, मतलब कि जो बहुत पुराने समय से ट्रेडिशन में यूज़ होते हैं, उन टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बोला द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो पहले क्या होता था, देखो आप यहाँ पे एक पिक्चर में बना हुआ एक फनल टाइप का है, एक कीप जो होती है उसके टाइप का है, और यहाँ पे क्या करें लोग, सीड्स को डाल रहे हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास थ्रू 2 or 3 पाइप्स having sharp ends which ends pierce into the soil and place seeds there। उसके बाद में एसी फनल के थ्रू क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्लोइंग होती जाती है वहीं साइड में क्या होते हैं, सीड्स भी डिस्पर्स होते जाते हैं और उस मिट्टी में क्या होते हैं, दबते जाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल टूल होता है। उसके बाद में आता है सीड ड्रिल हो गया। नाउ डेज द सीड ड्रिल is used for sowing with the help of the tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that the seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by the birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो इसको भी रिप्लेस कर दिया है मॉडर्न टेक्निक ने, जिसको जो हम लोग देखते हैं वो है सीड ड्रिल है। इसमें क्या होता है, ये भी सेम वैसा ही होता है, लेकिन ये इसको हम ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वही क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली आपके डिस्पर्स भी हो जाते हैं, फैल भी जाते हैं। और ये जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके उनसे भी बच जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सीड ड्रिल हो गया। पार्ट 1 में हम लोग आज इतना ही करेंगे। इस आप लोग का क्या काम है, आप लोग इसको पढ़ोगे अपने हिसाब से और नोट्स को प्रिपेयर करोगे, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं आई हैं, वो मुझे बताओगे। बाकी इसका जो पार्ट 2 होगा, बहुत जल्दी मैं उसको आप लोग तक भेज दूंगा।